हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 8th क्लास का चैप्टर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्स को रीड आउट कर चुके हैं। और आज हम रीड करने जा रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को, ठीक है। तो देखो ये लड़का क्या कह रहा है, इज इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट विद इट, कि क्या ये जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अभी जब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो वो हमेशा उसके कॉन्टैक्ट में ही हो, क्या ऐसा जरूरी है। तो हम ये चीजें जानेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.4.2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, देयर आर फोर्सेस whose इफेक्ट कैन बी experienced इवन इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, कि ऐसे फोर्स भी होते हैं जिनका इफेक्ट तब भी फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है नॉन कांटेक्ट फोर्स की। आगे देखते हैं, लेट अस लर्न अबाउट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। आइए हम इन फोर्सेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स, जो किसका टाइप है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का टाइप है या उसका एग्जाम्पल है। तो देखिए, डू यू रिमेम्बर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6, कि क्या आपने क्यूरियोसिटी 6 क्लास की, ठीक है, आपके पास 6 क्लास में एक चैप्टर था ना एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, है ना। तो आपने उसमें मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, कि आपको याद है, वी लर्नड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमने क्या सीखा था कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेट से बने हुए मटेरियल है कोई, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। When two magnets are brought close to each other, जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया जाता है, लाइक पोल्स मतलब दो पोल एक जैसे हो, ठीक है। मान के चलो हमारे पास ये टू मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ ये नॉर्थ, इस तरीके से है, ठीक है। तो मान के चलो कि अगर साउथ साउथ पोल हो गया, ठीक है, ठीक, अगर हमारा साउथ साउथ पोल हो गया या नॉर्थ नॉर्थ पोल है, ठीक है, जैसे लाइक पोल क्या है, एक दूसरे के पास पास लाए जाए, तो ये हमेशा क्या करेंगे, ये करेंगे रिपेल, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। वाइल अनलाइक पोल्स, जबकि अनलाइक असमान पोल्स, जैसे नॉर्थ साउथ, मान लो कि नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से दो पोल्स को, अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अनलाइक पोल्स हैं, ठीक है, अनलाइक पोल्स है, जैसे नॉर्थ साउथ हो या साउथ नॉर्थ हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस चैप्टर के, ठीक है, इस बुक के पिछले पहले चैप्टर में वी ऑल्सो लर्न अबाउट, हम लर्न कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, विच बिहेव लाइक मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पुश और पुल। देखो, अट्रैक्ट करना मतलब खींचना, रिपल्शन मतलब दूर धकेलना, तो ये किसकी फॉर्म में है, पुश और पुल की फॉर्म में है। क्योंकि देखो, पुल का मतलब खींचना, ठीक है, अट्रैक्ट मतलब भी खींचना, आकर्षित करना, रिपल्शन मतलब धकेलना, पुश मतलब धक्का देना। तो वही कह रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो किसके फॉर्म में है, पुश और पुल के फॉर्म में ही है। दैट इज अ फोर्स, जो कि फोर्स है। कैन यू रिकॉल दैट अ मैग्नेट कुड exert force on another magnet or a magnetic material without being in contact with it? क्या आपको याद है, ठीक है, क्या कह रहा है, क्या आपको याद है कि मैग्नेट बिना कांटेक्ट में आए दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल पर भी फोर्स लगा सकता है बिना कांटेक्ट में आए, तभी तो ये नॉन कांटेक्ट में आता है हमारा, है ना। क्योंकि
एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आए बिना भी उसको क्या कर सकता है, उस पे फोर्स लगा सकता है। देखिए एक्टिविटी 5.5 लेटर्स टेस्ट, आइए हम जांच करते हैं। टेक टू रिंग मैग्नेट्स एंड अ वुडन स्टिक। आपको क्या करनी है, दो रिंग मैग्नेट लेनी है, ठीक है, ये है जैसे रिंग मैग्नेट ले ली और एक हमने ये ले लिया वुडन स्टिक ले लिया। वाइल होल्डिंग द स्टिक इन अ वर्टिकल पोजीशन, जो स्टिक है आपने इसको इस तरीके से क्या है वर्टिकल पोजीशन में ले लिया इस तरीके से, ठीक है। ओवर अ वुडन टेबल, एक वुडन टेबल के ऊपर इंसर्ट वन रिंग मैग्नेट ऑन टू द स्टिक। आपने क्या करना है, जो एक रिंग है उसको, रिंग मैग्नेट है उसको आपने ये जो आपने स्टिक लिया उस पे लगाना है, जैसे इसको लगा दिया, ठीक है। नाउ इंसर्ट द सेकंड रिंग मैग्नेट अबव इट सच दैट द लाइट पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स फेस ईच अदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे मान के चलो पहले कि मैग्नेट ले लिया, ठीक है, जो रिंग ले ली है हमने इसमें ना रिंग मैग्नेट लिया वो ले लिया। अब ये कह रहा है कि आपने दूसरी रिंग मैग्नेट को इसके ऊपर ले लेना है इस तरीके से कि जो लाइक पोल है, एक जैसे पोल है दो मैग्नेट के, उनका फेस एक तरफ हो। डज द सेकंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फर्स्ट मैग्नेट। तो देखो क्या कह रहा है ये, क्या जो दूसरा मैग्नेट है वो पहले मैग्नेट के ऊपर आपको फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है, फ्लोट हुआ रहता है। ट्राई पुशिंग द सेकंड मैग्नेट डाउन जेंटली। अब दूसरे मैग्नेट को धीरे धीरे नीचे दबाने की कोशिश करो। डू यू फील अ फोर्स ऑन इट, क्या तुम्हें उस पर कोई फोर्स महसूस होता है। नाउ रिवर्स द पोल्स ऑफ बोथ द मैग्नेट। अब जो दोनों मैग्नेट हैं उनके पोल्स को आपने उल्टा करना है। डज द सेकेंड मैग्नेट स्टिल रिमेन फ्लोटिंग, क्या अभी भी जो सेकेंड मैग्नेट है वो आपको अभी भी फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। वी फाइंड दैट अ मैग्नेट कैन exert force on another magnet without being in contact with it। हम क्या फाइंड करते हैं कि मैग्नेट बिना कांटेक्ट में आए दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा सकता है। The force exerted by a magnet on another magnet or a magnetic material is called magnetic force। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि जो फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, जो फोर्स लगाया किसने, मैग्नेट ने जो फोर्स लगाया है दूसरे मैग्नेट पे या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। Since a magnet can exert a force from a distance without being in contact, it is called a non-contact force। तो क्या कह रहा है कि एक जो मैग्नेट है वो फोर्स लगा सकता है एक डिस्टेंस से, है ना, काफी दूर से भी मतलब डिस्टेंस से भी वो क्या कर सकता है, मैग्नेट फोर्स लगा सकता है उसके बिना कांटेक्ट में आए, ठीक है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है, बिना कांटेक्ट में आए दूर से भी वो क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। आर देयर मोर सच फोर्सेस विच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्या ऐसे और भी फोर्स हैं जो दूरी से ही अपना असर दिखाते हैं, दूरी से ही प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं एक और फोर्स है हमारे पास, ठीक है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे इसे हम। तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। एक्टिविटी 5.6 लेटर्स एक्सपेरिमेंट, आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ प्लास्टिक स्केल और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ। आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक स्केल लेना है और प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है, पीस ऑफ पॉलीथीन और छोटे छोटे पीसीस लेने हैं पेपर के। रब प्लास्टिक स्केल स्टो विग्रसली विथ पॉलीथीन। अब क्या करना है कि जो प्लास्टिक की स्केल है या स्ट्रोक है उसको पॉलीथीन से आपको जोर जोर से रब करना है, रगड़ना है। डू नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट। आपने जो रगड़ा है, रगड़े हुए पार्ट को अपने हाथ या किसी मेटल के ऑब्जेक्ट से आपने नहीं छूना। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब आपको क्या करना है, मेज पर रखे जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं उनके पास ले जाओ इस स्केल को, ठीक है, टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीसीज। और आपको क्या ध्यान रखना है कि स्केल उन टुकड़ों को छुए नहीं, ठीक है, ये जो स्केल है इन कागज पे टच नहीं करना आपको। डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग, क्या आपको कुछ सरप्राइजिंग दिखाई दिया, आपने नोटिस किया कुछ। द पेपर पीसेस गेट पुल्ड टूवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल स्ट्रो एंड स्टिक टू इट व्हेन इट इज brought क्लोज टू पेपर
पीसीज। तो देखो क्या हुआ कि जो कागज के टुकड़े थे वो प्लास्टिक की स्केल या स्ट्रॉ की तरफ खिंच जाते हैं, ठीक है, उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उससे चिपक जाते हैं जब उन्हें कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? तो देखो, when two objects of certain materials are rubbed together, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जब आप क्या कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट को ऐसे मटेरियल के साथ रब करते हैं एक साथ, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिल्ड अप ऑन दियर सरफेसेस, तो उनकी सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, और इन चार्जेस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, क्योंकि ये खुद से मूव नहीं करते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर्स स्टैटिक चार्जेस इज सेड टू बी अ चार्ज ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट उस स्टैटिक चार्ज को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट उस स्टैटिक, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या करे, स्टैटिक चार्ज को एक्वायर कर लेता है, उसको हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, दैट इज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल सच एज स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो अट्रैक्ट करता है, यानी कि वो किसी जो कुछ स्पेशल जो होते हैं ना, सर्टेन मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे मटेरियल से बनी बिना चार्ज के, ठीक है, यानी कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, जैसे कि कागज के छोटे टुकड़े। देखो, जैसे हमने देखा था कि ये स्केल है, देखो हमने कागज से टच भी नहीं किया, फिर भी ये जो कागज के छोटे छोटे पीसीस थे वो स्केल की तरफ क्या हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये फोर्स तब भी वर्क करता है जब ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होती। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी, आइए दूसरी एक्टिविटी करते हैं विद ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट के साथ जो अलग अलग मटेरियल से बने हों। सो देखते हैं एक्टिविटी 5.7, लेट अस एक्सपेरिमेंट, आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक टू बलून्स, लेंथ ऑफ थ्रेड एंड अ वुलन क्लॉथ, हमें क्या करने हैं, दो गुब्बारे, एक धागे का टुकड़ा और ऊनी कपड़ा लेना है, ठीक है। इन्फ्लेट टू बैलून्स, अब दो बैलून है, आपने उनको फुलाने हैं, दो गुब्बारे को, ठीक है, और उनको हैंग कर देना है इस तरीके से कि दे डू नॉट टच ईच अदर एज शोन इन फिगर 5.9, ठीक है। जैसे दोनों बैलून को हमने फुला दिया, उनको इस तरीके से आपने हैंग करना है, ये लटकाना है उन दोनों गुब्बारों को कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ बैलून्स विद द वुलन क्लॉथ, अब दोनों बैलून्स को हमने ऊनी कपड़े से क्या किया, रगड़ दिया, एंड रिलीज देम, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, उन्हें ऐसे छोड़ दिया। बी केयरफुल, ध्यान रखना है, नॉट टू टच द रब्ड बैलून्स, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टच द, नॉट टू टच, आपने टच नहीं करना है, जो बैलून को रब किया था ना, इन बैलून को जो हमने रब किया था, इनको आपने अपनी फिंगर से टच नहीं करना। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? वी ऑब्जर्व दैट द बलून्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि गुब्बारे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। नाउ ब्रिंग द वुलन क्लॉथ यूज्ड फॉर रबिंग द बलून्स क्लोज टू वन ऑफ द रब्ड बैलून्स, व्हाट हैपन्स, अब उस ऊनी कपड़े को जिससे हमने गुब्बारे को रगड़ा था ना, एक रगड़े हुए गुब्बारे के पास ले जाओ, क्या होता है? They move towards each other as if they are attracting each other. वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं जैसे कि वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों। What do we infer from these observations? इन ऑब्जर्वेशन से आप, मतलब कि जो आपने ऑब्जर्व किया, आपने उसे क्या, मतलब कि क्या ऑब्जर्व किया है, क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप इन रिजल्ट से? We found that the two similarly charged balloons repel each other, whereas a charged balloon and the woolen cloth with which the balloon was rubbed attract each other. हमने क्या फाउंड आउट किया कि जो दो सेम रूप से, है ना, दो सिमिलर
चार्ज बलून्स हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर धकेल रहे हैं, जबकि चार्ज बलून और जो वुलन का क्लॉथ है ना, जिससे हमने बलून को रब किया था, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। Does this indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the woolen cloth? क्या ये दर्शाता है कि जो बलून पर लगा चार्ज है ऊनी कपड़े पर लगे चार्ज से अलग प्रकार का है? तो देखो ये लड़की क्या कह रही है, Does it mean that there are two kinds of electrical charges? क्या इसका ये मतलब है कि दो टाइप के इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं? तो देखते हैं। Since the balloons were charged in the same way, we can say that they have acquired similar charges. कि क्योंकि जो गुब्बारे हैं थे ना, जो गुब्बारे हैं, गुब्बारों को एक ही प्रकार से रगड़ा गया था, हम कह सकते हैं कि उन्हें उन्हें क्या है कि सिमिलर चार्ज का, ठीक है, उन्हें सिमिलर चार्जेस ही एक्वायर्ड हुई हैं। As the similarly charged balloons repelled each other, और समान सिमिलर चार्ज बलून्स हैं वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। We can infer that, हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो सेम लाइक चार्ज है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, सेम चार्ज। जैसे देखो अभी हमने पीछे मैग्नेट का केस किया था, मैग्नेट में हमने बोला था कि अगर सेम पोल है, जैसे साउथ साउथ है या नॉर्थ नॉर्थ है ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सेम इसमें ये कह रहा है कि अगर हम सेम चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। बोथ द रबिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द रब्ड ऑब्जेक्ट गेट चार्ज बट दे एक्वायर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। अब क्या कह रहा है कि जो दोनों के दोनों, दोनों क्या, रगड़ने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, रगड़ने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, वुलन का कपड़ा, और रब्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रगड़ा है, क्या है, बलून, ठीक है, तो दोनों ही चार्ज्ड हो जाते हैं पर वो अपोजिट चार्जेस होता है उनमें, ठीक है, दोनों में ही। दियर अट्रैक्शन शो दैट, अब उनके अट्रैक्शन क्या शो करती है कि अपोजिट, अब वो अपोजिट चार्जेस हैं, है ना, यानी अनलाइक, अनलाइक ऑफ चार्जेस, अनलाइक एक जैसे चार्ज नहीं है वो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये सेम मैग्नेट की तरह केस हो गया, मैग्नेट में भी तो यही था ना कि अगर अनलाइक पोल है ना, एक जैसे पोल ना हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे साउथ नॉर्थ हो गया या नॉर्थ साउथ हो गया, है ना, तो अगर अपोजिट पोल हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। सेम ये कह रहा है कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस आर सेड टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये जो दो टाइप के, ठीक है, दो टाइप के स्टैटिक चार्जेस हैं उन्हें क्या कह देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। The force exerted by a charged body on another charged body or an uncharged body is called electrostatic force, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन आ गई है कि जो फोर्स एक्सर्ट करता है कौन, चार्ज बॉडी के थ्रू, ठीक है, एक चार्ज बॉडी ने फोर्स एक्सर्ट किया है किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे या किसी अनचार्ज बॉडी पे, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एंड इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे, व्हेन द चार्जेस मूव दे, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब भी चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो क्या होता है चार्जेस के मूव करने से, जब भी चार्जेस मूव करते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो जब भी चार्ज मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करते हैं। इट इज द सेम करंट, ये सेम करंट है विच मेक अ लैंप ग्लो और जनरेट्स अ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सेम करंट है जो बल्ब को जलाती है, या जो हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था ना कि जो हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करती है, जनरेट करती है, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो, ठीक है, देखो एक्टिविटी 5.8 लेट अस ऑब्जर्व, आइए ऑब्जर्व करते हैं। टेक अ बलून, एक बलून लिया, सॉरी बॉल, ठीक है, आपने एक बॉल लिया एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड्स, और आपने इसको क्या करना है, सीधा ऊपर की ओर फेंको। डज इट कम डाउन,
क्या ये नीचे आ जाती है? नाउ थ्रो इट अगेन अब आपने इसको दोबारा से थ्रो करना है, ठीक है, बट दिस टाइम हार्डर, पर इस बार और ज्यादा जोर से। डज इट स्टिल फॉल बैक डाउन टू द ग्राउंड? तो क्या कह रहा है कि क्या ये अब फिर भी जमीन पर वापस गिरती हैं? थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस अराउंड यू वेयर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एनी डायरेक्शन फाइनली फॉल्स और कम बैक टू द ग्राउंड और फ्लोर। आपने अपनी आसपास की अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचना है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में ऊपर फेंकी जाती है तो वो लास्ट में क्या है, जमीन या फर्श पर ही आकर गिरती है। आप नॉर्मल देख सकते हैं, ये जैसे रबड़ को गिरा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ ही गिरा, बैक जमीन पे ही आया है ना। कोई चीज आप ऊपर मतलब कि ऊपर की तरफ फेंके वो क्या है, नीचे जमीन पर ही आएगी। तो ऐसे कुछ हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब ये लड़का क्या कह रहा है, वाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, कि क्यों जो भी ऑब्जेक्ट जिसको हम गिराते हैं, है ना, वो अर्थ की तरफ ही आता है, अर्थ की तरफ ही गिरते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट। इज देयर एनी फोर्स, क्या कोई ऐसा फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रहा है? बट एक्सर्ट दिस फोर्स, इस फोर्स को क्या है जो एक्सर्ट करता है? तो देखो, सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो गिरते हैं पृथ्वी की तरफ, इट मीन्स द अर्थ अट्रैक्ट्स देम, इसका मतलब क्या, पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिर रहा है? इसका मतलब है कि जो अर्थ है वो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो क्या कह रहा है कि जिस फोर्स से पृथ्वी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ठीक है। जिस फोर्स से अर्थ ने अट्रैक्ट किया ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ उन्हें हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है बाय द अर्थ, ठीक है, अर्थ के द्वारा जो फोर्स को एक्सर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली उसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट किए बिना ही उसे अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। जो बिना कॉन्टैक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स एक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कहने का क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। और जो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। You might have noticed that when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path downwards before touching the ground. कि आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो जमीन को छूने से पहले ना वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आती है। When an object is thrown vertically upwards, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ गिरते हैं, अब जैसे लड़की इस बॉल को ऊपर की तरफ गिरा रही है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है मूव्स अप स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट है मूव करता है स्ट्रेट, स्लोज डाउन थोड़ा धीरे होगा, स्लो होगा, स्टॉप थोड़ा रुकेगा, मोमेंटरीली एट द टॉप, एंड देन टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो क्या कहा, जब किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंका तो वो सीधा ऊपर जाता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ऊपर जाके कुछ टाइम के लिए रुक जाती है और फिर सीधी क्या है कि स्ट्रेट वर्टिकल पाथ्स में नीचे आ जाती है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। While going up, the speed of the object goes on decreasing till the object come to a stop. Its direction of motion changes and while coming down the speed goes on increasing. तो देखो क्या कह रहा, ऊपर जाते समय ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो लगातार कम होती जाती है जब तक कि वो रुक ना जाए, उसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और नीचे आते समय उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है।
We say that the object undergoes a vertical motion when it moves in a vertical direction under the influence of the gravitational force. अब देखो क्या कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल मोशन करती है जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से सीधी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से सीधी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो ये हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप को रीड आउट किया है। ठीक है, अब जो हमारा आगे टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अब ये देखो एक बार ये लड़का क्या कह रहा है, डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स, कि क्या जो पृथ्वी है हर ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से, इक्वल फोर्स से पुल करती है, खींचती है। ठीक है, तो अब देखो 5.5 टॉपिक है, वेट्स एंड इट्स मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आगे 9th स्टैंडर्ड में भी आपके पास आएगा डिटेल से, तो देखते हैं। The force with which the earth pulls an object towards itself is called the weight of the object. Of the object, ठीक है, तो देखो वेट की डेफिनेशन है ये कि जिस फोर्स से, ठीक है, जिस फोर्स से पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहेंगे। The weight measures how strongly an object is pulled by the earth. वेट ये मेजर करता है कि कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी द्वारा कितनी स्ट्रांगली खींची जा रही है। सिंस द वेट इज द फोर्स, तो इस हिसाब से देखो वेट क्या है, वो एक फोर्स है और इसको हम मेजर करते हैं इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ फोर्स, यानी कि जो यूनिट फोर्स की थी वही यूनिट क्या है, वेट की है। और हमने रीड किया था ना कि जो एसआई यूनिट है वेट की वो क्या होती है, न्यूटन, है ना, क्योंकि देखो फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और हमने अभी तो बोला है ना, यहाँ पे देखो बोला है कि वेट इज द फोर्स, वेट क्या है, वो फोर्स है, तो अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन ही होगी। ठीक है, let us now try to find out if the earth pulls every object with equal force, कि आइए अब ये जानने की कोशिश करें कि क्या पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से खींचती है। तो इसे हम एक्टिविटी 5.9 में देखेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses such as a pencil box, a tiffin box and a स्मॉल स्टोन, कि आपको क्या करना है, एक स्प्रिंग लेना है और कुछ अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मासीज वाली ऑब्जेक्ट्स लेनी है, जैसे पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स और एक छोटा पत्थर। हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल, अब क्या करना है, स्प्रिंग के एक का एक सिरा है कील से लटका दो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई आयरन नेल ले ली, ठीक है, वहां पे एक हिस्से को हमने ऐसे लटका दिया। फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे एंड से हैंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग, अब दूसरा एंड है, ठीक है, जैसे ये दूसरा एंड है, अब यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को हैंग कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्मॉल स्टोन ले लिया। अब आपने ऑब्जर्व करना है स्प्रिंग को। डज द स्प्रिंग स्ट्रेच, क्या जो ये स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हुई है, ठीक है, स्ट्रेच हुई है, क्या उसमें कोई खिंचाव आया है। नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट्स, अब दूसरे ऑब्जेक्ट को हैंग करो वन बाय वन, एक एक करके, एंड नोटिस द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग ईच टाइम, और हर टाइम आपने नोटिस करना है कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो रहा है। इज द स्ट्रेच कॉज्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट द सेम, कि क्या जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, ठीक है, हर अलग अलग ऑब्जेक्ट से, जैसे एक बार मैंने ये स्मॉल स्टोन लिया है, ठीक है, एक बार टिफिन बॉक्स लिया है, एक बार आपने पेंसिल बॉक्स लिया, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को लिया है हमने, तो हमें देखना है कि क्या हर बार में जो स्प्रिंग स्टैचू हुई है क्या वो सेम ही हुआ है या अलग अलग है। ठीक है, तो देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लटकाया जाता है तो अर्थ द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स के कारण क्या होता है, स्प्रिंग खींचता है। वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कॉज्ड इन द स्प्रिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए स्प्रिंग में होने वाला जो ना खिंचाव है वो भी अलग अलग होता है। दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि
द अर्थ पुल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कि जो पृथ्वी अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग ऑब्जेक्ट को खींचती है अलग अलग फोर्स के साथ। दैट इज द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। ठीक है, और यही यानी कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो वेट है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का वो भी क्या होता है, अलग होता है। कैन वी यूज द स्प्रिंग टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मापने के लिए स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप फर्दर, a spring balance is a simple device used to measure weight। आपसे पूछ सकते हैं कि what is a spring balance, क्या होता है spring balance। तो spring balance एक ऐसा simple device है जिसका यूज हम weight को measure करने के लिए करते हैं। ठीक है, it consists of a it consists of a spring fixed at one end with the hook attached at the other end। इसमें क्या होता है, इसका जो एक एंड होता है, ठीक है, एक एंड होता है वहां पे स्प्रिंग होता है, और जो दूसरा एंड होता है वहां पे एक हुक लगा होता है। When we hang an object from the hook, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हैंग करते हैं हुक से, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, खिंचाव आ जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग गिव्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो अमाउंट है स्ट्रेचिंग की, यानी कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना खिंचाव हुआ है, उससे हमें ऑब्जेक्ट के वेट का पता चलता है। देयर इज अ स्केल ऑन द बैलेंस, उस बैलेंस पे एक स्केल होता है विच इज मार्क टू शो द वेट फोर्स इन न्यूटन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वहां पे क्या होता है, एक स्केल होता है जिस पर फोर्स को न्यूटन में दिखाने के लिए मार्क होता है। यूजुअली देयर इज ऑल्सो अनदर स्केल टू शो द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ मास इन ग्राम जी, और अक्सर एक और स्केल होता है जो क्या करता है, मास को ग्राम में दिखाता है। These values have been marked with the assumption that the spring balance is used on the earth with the earth's gravitational force attracting the object। और ये जो values होती हैं इन्हें इसलिए मार्क किया जाता है इस assumption से कि जो स्प्रिंग बैलेंस का यूज पृथ्वी पर किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। Let us learn to measure the weight using a spring balance। आओ स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके वेट को मेजर करना सीखें। बट फर्स्ट लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्प्रिंग बैलेंस द वे वी डिड विद thermometer earlier in the chapter temperature and its measurement in curiosity grade 6। लेकिन पहले चलो स्प्रिंग बैलेंस से अच्छी तरीके से हम क्या हो जाए, परिचित हो, जैसा हमने थर्मामीटर से पहले परिचय लिया था, है ना, जो हमने 6 क्लास की क्यूरियोसिटी की बुक में हमने चैप्टर किया था ना, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो उसी तरीके से हम पहले जो स्प्रिंग बैलेंस है उसे परिचित हो जाए। एक्टिविटी 5.10 लेट अस ऑब्जर्व, आइए ऑब्जर्व करें। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 केयरफुली, कि आपको क्या करना है, देखना है स्प्रिंग बैलेंस को। देखिए जैसा कि आपको इस पिक्चर में डायग्राम में आपको दिखाई दिया है 5.13 में। ठीक है, वट इज द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर। अब आपको इसमें मैक्सिमम वेट क्या दिख रहा है कि जो भार को, वेट को माप सकता है। द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर इज 10 न्यूटन। दस द स्केल हैज अ रेंज ऑफ 0 to 10 न्यूटन। अब देखो एक बार ये स्केल देखना, 0 है, ठीक है, इसकी रेंज 0 से कहाँ तक है, 10 तक है। इसलिए इसने कहा है कि ये मैक्सिमम वेट कितना मेजर कर सकता है, 10 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 0 to 10 तक की रेंज दी है। इट मीन 10 तक का ही वेट को मेजर कर सकता है। Let us now try to find the smallest value of weight that can be measured by the spring balance। ठीक है, तो देखो अब क्या कह रहा है कि आओ अब हम ये पता करने की कोशिश करें कि जो स्प्रिंग बैलेंस से मापे जाने वाले भार का सबसे छोटा मान क्या है, सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है। एक्टिविटी 5.11 लेट अस कैलकुलेट, आइए कैलकुलेट करें। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। स्प्रिंग बैलेंस को देखिए, ठीक है,
इस फिगर में दिया गया, नोट करना है फॉलोइंग को। क्या? हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क, कि दो बड़े मार्क के बीच में दर्शाया गया जो वेट का डिफरेंस कितना है। द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 and 1 न्यूटन और बिटवीन 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इज 1। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो 1 है, इनके बीच का 1 है, ऐसे फिर इनके बीच का 1 है ना, तो इनका डिफरेंस कितना है? 1 न्यूटन है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क, कि दो बड़े निशानों, ठीक है, जो भी क्या कहा इसने कि कितने वेट है, हाउ मैनी डिवीजन, इन दो बड़े मार्क के बीच में कितने छोटे निशान है, कितने छोटे डिवीजन हैं। देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दिस मार्क्स, कि यहाँ पे 5 डिवीजन है इन मार्क के बीच में। देखो अगर आप ये है जैसे 0 to 1, इनके बीच में काउंट करो 1 2 3 4 5, है ना, तो इनके बीच में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, कि एक छोटा डिवीजन है जो कितना वेट दर्शाता है। तो कितना दिखाएगा? 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, एक स्मॉल डिवीजन रीड कर सकता है। देखो हमने ये चीज देखना कि मान के चलो मैं 7 to 8 के बीच देख रही हूँ, ठीक है, 7 और 8 के बीच डिफरेंस कितना हमारा? 1 न्यूटन है, वो मैंने ले लिया 1। ठीक है, अब डिवाइड में क्या कर दिया कि कितने, अब 7 to 8 के बीच में कितने डिवीजन है, इनको काउंट करो तो 5 डिवीजन है। तो इससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितना होगा हमारा? 0.2 न्यूटन है। So the smallest value that the spring balance can read is 0.2 न्यूटन। इसलिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है, जो क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसकी, जो स्प्रिंग बैलेंस रीड कर सकता है वो है 0.2 न्यूटन। नाउ यूजिंग दिस मेथड, अब इस मेथड का यूज करके कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर विद द स्प्रिंग बैलेंस गिवन टू यू। अब इस मेथड का यूज करके आप अपने पास जो भी, अब आपके पास स्प्रिंग बैलेंस से मापे जा सकने वाले वेट का सबसे छोटा मान गणना करो, ठीक है, उसको कैलकुलेट करो। Your school laboratory may have spring balances for which the range and the value of the smallest division may be डिफरेंट। आपके स्कूल के जो लेबोरेटरी है ना, लैब है, उसमें ऐसे स्प्रिंग बैलेंस हो सकते हैं जिनकी रेंज और सबसे छोटे डिवीजन की जो वैल्यू है वो अलग हो। इट इज देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बैलेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यू आर अबाउट टू यूज। इसलिए ये हमेशा जरूरी है कि जिस स्प्रिंग बैलेंस या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है उसका यूज करने वाले हो, उसे आपको ध्यान से देखना है। Let us now learn how to measure weight using a spring balance। आओ आप सीखें कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके वेट को कैसे मापा जा सकता है। तो एक्टिविटी 5.12 लेटस मेजर, आइए मापिए। टेक अ स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस लो एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, और कुछ ऑब्जेक्ट लो। कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट द स्प्रिंग बैलेंस कैन मेजर, अदरवाइज इट मे गेट डैमेज। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट है उस हायर वैल्यू से भारी ना हो जिसे स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर सकता है ना, उससे ज्यादा कि ये हैवी नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इतना हैवी नहीं होना चाहिए जितना वेट की वैल्यू हो, है ना, नहीं तो वो उसको डैमेज भी कर सकता है। सस्पेंड द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन फ्रॉम द हुक। अब आपने ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके हुक से लटकाना है, ठीक है, जैसे देखो ये दिख रहा है ना, हुक से यहाँ पे लटकाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। रीड द स्केल फॉर वेट केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.2। ठीक है, अब जैसे इसको लटकाया, अब आपने यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो स्प्रिंग स्केल है, बैलेंस है, इस पे आपने रीडिंग को रीड करना है और उसको आपने अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में राइट आउट डाउन करना है। ठीक है, जैसे टेबल में दिया है
मेजरिंग वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, कि जो स्प्रिंग बैलेंस ने वेट को मेजर किया है। ठीक है, जैसे जब पेंसिल बॉक्स को हैंग किया, यहाँ पे पेंसिल बॉक्स ले लिया, एक बार यहाँ पे आपने क्या लिया, पार्शली फिल्ड वाटर बोतल, हाफ पानी से भरी बोतल ले ली। ठीक है, थर्ड टाइम यहाँ पे कोई और अदर ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे बुक ले ली, है ना। तो उनका जो भी वेट है, जो भी आपको यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में दिखाई देगा, है ना, उसकी जो वैल्यू आपने उसको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यू कैन रिपीट एक्टिविटीज 5.10 टू 5.12 for the mass scale shown on the left side on the spring balance to measure the mass of an object। तो देखो ये क्या कह रहा है कि आप रिपीट कर सकते हो एक्टिविटी 5.10 से 12 को, ताकि स्प्रिंग बैलेंस की बाईं तरफ दिखाए गए मास स्केल पर किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मापा जा सके। अ स्टेप फर्दर, the mass of an object can be measured indirectly by measuring its weight using a spring balance or by comparing its weight with the weight of an object of a known mass using a beam balance। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली मेजर कैसे करेंगे, उसके वेट को मापकर स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके, या जो हमें पता है, ठीक है, या जो हमें मास पता है, ठीक है, ज्ञात द्रव्यमान वाली ऑब्जेक्ट के वेट से कंपैरिजन करके बीम बैलेंस का यूज करके हम उसे मेजर कर सकते हैं। सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर लगभग हर जगह ऑब्जेक्ट का जो भार है, वेट है, वो लगभग समान रहता है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज एक्सेप्टेबल टू वेट एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड इट्स मास। इसीलिए प्रैक्टिकली पर्पस से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है जानने के लिए उसे तोलना स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, जैसा कि हम सीख चुके हैं किस चैप्टर में, मटेरियल्स अराउंड अस इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में आपने चैप्टर पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस। तो उसमें क्या था कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। तो देखो ये आपकी मास की डेफिनेशन आ चुकी है कि मास क्या है, ये है कि जितने अमाउंट में मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और इसको हम मेजर करते हैं ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी वो हर बार कैसी होगी, इसकी वैल्यू सेम रहती है हर जगह पे। ठीक है, ये तो मास हो गया। अब देखो वेट क्या है, अब वेट की डेफिनेशन आ गई। वेट ऑन द अदर हैंड, वेट है दूसरी तरफ देखें अगर, वो क्या है, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ और एन अनदर प्लैनेट पुल्स एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, क्या कह रहा है वेट को, वेट क्या है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसमें जो अर्थ है या कोई अनदर प्लैनेट है वो ऑब्जेक्ट को खींचता है। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन वरी, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो सकता है वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह क्या है, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है हमारी पृथ्वी पर। एंड कैन बी वेरी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, और अलग हो सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स पर। वेट कैन चेंज, वेट चेंज हो सकता है पर मास चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा मास और वेट के बीच में डिफरेंस आ गया। तो ये लड़की देखो क्या कह रही है कि क्या डिफरेंस है वेट और मास के बीच में, जो कि हम रीड आउट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्टेप फर्दर, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अलग अलग प्लैनेट्स पे, ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स पे ऑब्जेक्ट पे वो क्या है, डिफरेंट है। दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, वेट है ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट है अलग अलग प्लैनेट्स पे, जैसा कि आपको नीचे दिया गया है टेबल में। इवन दो इट्स मास रिमेन्स द सेम, कि इसका मास तो सेम रहता है, हाँ हमने किया था ना कि मास तो सेम रहता है पर, ठीक है, ठीक है, बट क्या कहा है कि वेट नहीं होता सेम, वेट चेंज हो सकता है। अब देखो दिखाया है ऑब्जेक्ट का मास और वेट, देखो अर्थ पे तो मास है जो 1 kg है, तो
वेट कितना है 10 न्यूटन है। मून पे 1 केजी है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे 1.6 है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। हमने अभी ये डिफरेंस में रीड आउट किया था कि वेट चेंज हो सकता है। वेट तो देखो इन सबका चेंज हो रहा है ना, अलग अलग उसमें प्लैनेट्स में, बट जो मास है वो चेंज नहीं होता। अ स्टेप फर्दर, इन एवरीडे लाइफ, डेली की लाइफ में पर्टिकुलरली फॉर द गुड्स वी कॉमनली यूज, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, इट्स मास, रेदर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ अपॉन इट, इट्स वेट। कि डेली की लाइफ में स्पेशली इन उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिन्हें हम आमतौर पे यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट जो भी मैटर की जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी उसका द्रव्यमान है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि अर्थ द्वारा, ना कि जो अर्थ है उस पर फोर्स लगा रही है उस पर। However, though, while the units of mass are used instead of the term mass, the term weight is typically used. हालांकि जो मास के यूनिट्स हैं, ठीक है, उसका यूज करने के बावजूद हम हमेशा क्या करते हैं, मास है जो हमारा, मास की जगह हम वेट शब्द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द वेट ऑफ द व्हीट बैग इज 10 kg। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि गेहूं की बोरी का वजन 10 किलोग्राम है। बट इन साइंटिफिक यूज दिस इज नॉट करेक्ट एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द करेक्ट टर्म्स विद दियर करेक्ट यूनिट्स इवन इफ एवरीडे लैंग्वेज इज मोर कैजुअल। तो देखो क्या कह रहा है, अब हमने बोला कि गेहूं की बोरी का वजन 10 किलो है, पर साइंटिफिक यूज से अगर हम देखें ये सही नहीं है, और ये जरूरी है कि हम सही शब्दावली और सही यूनिट्स का यूज करें। भले ही डेली लाइफ में हम इसका यूज क्या है, कैजुअल ही, ठीक है, कैजुअल ही क्यों ना हो, ठीक है, बट हमें इनका क्या है, सही से और इनकी यूनिट्स का अच्छे से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5.6 फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना। तो ये लड़की देखो क्या कह रही है, इफ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑन वाटर, अगर हम पानी में कुछ, ठीक है, वस्तुओं को रखते हैं, तो सम ऑफ देम फ्लोट, उनमें से कुछ तैरती है, जबकि कुछ क्या है, फॉल टू द बॉटम, कुछ की पानी में नीचे चली जाती हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, देन व्हाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टू द बॉटम। कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है, तो फिर सभी ऑब्जेक्ट्स नीचे क्यों नहीं गिरती, कुछ तैरती क्यों हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पुट कर रही है। तो इस टॉपिक में हम यही रीड आउट करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और कौन सा सिंक करता है। तो देखते हैं, while taking out water from a bucket filled with water using a mug, do you notice that the mug feels lighter when it is inside water? तो देखो क्या कह रहा है कि जब हम पानी से भरी बाल्टी से, है ना, मग की, ठीक है, मग की हेल्प से पानी निकालते हैं, तो क्या आपने देखा है कि जो मग होता है पानी के अंदर हल्का लगता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आइए इसे समझने की कोशिश करें। एक्टिविटी 5.13, लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए जांच करें। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लिड क्लोज टाइटली एंड अ बकेट फुल ऑफ वाटर। एक खाली प्लास्टिक की बोतल लो जिसका ढक्कन है कस के, मतलब टाइटली बंद हो, और पानी से भरी बाल्टी हो। पुश द बोतल इन द वाटर, फिगर 5.15, जैसे 5.15 फिगर में दिखाई दिया, आपने बोतल को पानी के अंदर पुश किया। डू यू फील एन अपवर्ड पुश, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर धक्का महसूस होता है। रिलीज द बोतल, बोतल को छोड़ें। डज इट बाउंस अप, क्या वो ऊपर उछलती हैं। यू वुड हैव फेल एन अपवर्ड पुश एंड द बोतल बाउंसेस बैक टू द सरफेस ऑफ द बोतल, आपने ऊपर की ओर धक्का महसूस किया होगा और बोतल है जो आपकी वो पानी की सरफेस पे लौट आई होगी। दिस इंडिकेट्स दैट, ये दर्शाता है कि पानी है वो अप्लाई करता है एक फोर्स, पानी एक फोर्स को अप्लाई करता है कि इस पे, बोतल पे, और कहाँ पे, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में।
इनफैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई अ सिमिलर फोर्स। इनफैक्ट जो भी लिक्विड है वो सब ऐसा ही फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब जो लाइन मैं बोलने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जो फोर्स अप्लाई करता है कौन, लिक्विड, किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, लिक्विड है जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं अप थ्रस्ट और बॉइंट फोर्स कहेंगे। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई किया लिक्विड ने किसी ऑब्जेक्ट पे कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सी, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे हम अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स कहेंगे। When an object is placed in a liquid, अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ना लिक्विड में रखो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स इट डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में रखते हैं तो उस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर कार्य करता है, बट अ बॉइंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन लिक्विड उस पे ऊपर की ओर क्या है, जो फोर्स लगाता है, ठीक है, ऊपर की ओर क्या है, बॉइंट फोर्स को अप्लाई करता है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द बॉइंट फोर्स, अब देखो कौन सी ऑब्जेक्ट सिंक होगी और कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, किससे, बॉइंट फोर्स से ज्यादा है, तो अब तो ऑब्जेक्ट सिंक होगा, डूबेगा। पर अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसका मतलब बॉइंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, मतलब तैरता है। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द बॉइंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक फैक्टर ये भी है कि जो बॉइंट फोर्स डिपेंड करता है, किस पे करता है, वो जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है। यू विल लर्न अबाउट डेंसिटी इन अ लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक। आप डेंसिटी के बारे में, ठीक है, आगे इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर्स में आप उन्हें रीड आउट करेंगे। स्टेप फर्दर, Archimedes, a famous Greek scientist, discovered that when an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid it displaces. फेमस यूनानी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। उन्होंने ये खोज की कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पूरी तरीके से या थोड़ा थोड़ा उसको डुबाया जाता है तो उस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स लगा उस पे, तो उस लिक्विड के, ठीक है, अब जो उस पे जो फोर्स लगा है वो किसके बराबर होता है, जो उस लिक्विड के भार के बराबर होता है, जो उसमें से वो डिस्प्लेस होता है, जो पानी उसमें से बाहर निकलता है उसके फोर्स के इक्वल होता है। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसे आर्किमिडीज जी ने दिया था, तो इसलिए हम इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। If the weight of a liquid displaced by an object is smaller than the weight of the object will sink in the liquid। अब क्या कह रहा है कि अगर जो वेट है लिक्विड में, जो डिस्प्लेस हुआ है किस, ठीक है, जो डिस्प्लेस हुआ है अगर वो कम है, किससे कम है, ऑब्जेक्ट के वेट से, तो जो ऑब्जेक्ट है पानी में वो क्या होगा, सिंक होगा, मतलब डूब जाएगा। और अगर जो वेट है लिक्विड का, मतलब जो लिक्विड का वेट क्या है, डिस्प्लेस हुआ है, अगर वो किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पानी में फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है, देर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, कि क्या आपने सुना है कि जो कुछ रॉक्स होते हैं, ठीक है, चट्टाने होती हैं, वो पानी में तैरते हैं। वन सच रॉक इज, इनमें से एक रॉक है, क्या है, पमीस, विच इज फॉर्म ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो जो पमीस है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनती है। व्हेन लावा विथ लोड्स ऑफ गैस एंड वाटर वेपर कूल क्विकली, कि जब गैस और जो हमारे वाटर वेपर से भरा लावा तेजी से ठंडा होता है, ठीक है, तो इट ट्रैप्स टाइनी बबल्स ऑफ गैस इनसाइड, तो उसमें छोटे छोटे गैस के बुलबुले फंस जाते हैं। दिस क्रिएट अ लाइट, ये क्या क्रिएट करता है, एक हल्की सी, ठीक है, हल्की सी क्या करेगा, पोरिस रॉक filled with air pockets which is less dense than water and float on it। इससे हल्की और कैसी, पोरिस रॉक, पोरिस यानी छिद्र युक्त चट्टान बनती है जो हवा की थैलियों से भरी होती है, पानी से वो कम डेंस होती है और पानी पर तैरती है।
ठीक है, तो ये था हमारा सिंक और फ्लोटिंग का कंसेप्ट। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में देखो हमने क्या-क्या रीड आउट किया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को रीड आउट किया, ठीक है। उसके जो टाइप थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना। इनको रीड आउट किया। वेट एंड मास, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके पास आगे 9th स्टैंडर्ड में भी आएंगे, उन्हें हमने रीड आउट किया है। सिंक और फ्लोट का कंसेप्ट रीड आउट किया है। तो सभी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके आगे हायर क्लासेस में भी आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। जिस बच्चे ने इस चैप्टर की का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो उसको जरूर देखें, ठीक है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय।